सो आज हम जिन चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के फॉरेक्स ट्रेडिंग के बिल्कुल बुनियादी चीजें क्या हैं, जिसमें हम सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट का ओवरव्यू करेंगे कि मार्केट ये है क्या, कौन लोग इसको चला रहे हैं, सेशंस क्या हैं। फिर हम करेंसी पेयर्स को देखेंगे, किस पेयर पे आपने ट्रेडिंग करनी है, किस पे नहीं करनी, करेंसी पेयर बनता कैसे है, पिप्स क्या है, स्प्रेड क्या है, बेस पोर्ट करेंसीज क्या है, और बाकी कुछ और बेसिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। देखिए, नॉन ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इंसान हमेशा से ट्रेडिंग करता आया है, जो कि मुख्तलिफ तरह की ट्रेडिंग थी। पहले वो चीजों के बदले चीजें देता था, गुड्स के बदले गुड्स, एंड देन फिर सर्विसेज आना शुरू हो गई कि वो गुड्स एंड सर्विसेज इंसान देता है अपनी, या तो कोई बनाई हुई चीज किसी को देता है उसके बदले में पैसे लेता है, या अपनी कोई सर्विस देता है उसके बदले में पैसे लेता है। ये चीजें आगे चलती रही और मुख्तलिफ चीजें जब मार्केट में वैल्यूएबल आती गई तो इंसान उसके ऊपर ट्रेडिंग करता रहा। यानी मेन पर्पस क्या होता था, चीजों को सस्ता खरीद के महंगा बेचा जाए, बाय द थिंग्स एट चीपर रेट्स एंड सेल देम एट हायर रेट्स। ये ट्रेडिंग बुनियादी, ये इंसान अभी भी कर रहा है, हमेशा से कर रहा है कि ट्रेडिंग वो करता आ रहा है। बिजनेस इंसान का बुनियादी तौर पे यही है, या तो वो कोई चीज बेचता है या कोई सर्विस बेचता है। या तो आप किसी जगह पे बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसमें यही होगा, या तो आप सर्विस कोई दे रहे होंगे, बेच रहे होंगे, और या आप कोई चीज बेच रहे होंगे, और वो चीज की वैल्यू आपने खुद जो इनहेरिट की होगी वो कम प्राइस होगी, और आप महंगे बेचेंगे उसे महंगी प्राइस के ऊपर। तो ये बेसिक ट्रेडिंग है। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी में भी यही असूल होता है कि आप चीजों को बिल्कुल चीपर रेट्स पे बाय करते हैं, एंड देन यू वांट टू सेल दोज थिंग्स एट हायर रेट्स, एक्सपेंसिव रेट्स पे आप बेच रहे हैं। अब वो चीजें यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होंगी, वो फॉरेक्स होगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज होगी। मुख्तलिफ कंट्रीज की करेंसीज हैं जिनके अपने अपने रेट्स हैं, जो कि अपसाइड के ऊपर डाउन साइड के ऊपर हर सेकंड में मूव होते हैं। हर लम्हे ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई वो प्राइस के रेट्स, जो करेंसीज के रेट्स है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी डाउन साइड के ऊपर जा रहा है, कभी अपसाइड के ऊपर जा रहा है। हमारा टारगेट फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता है कि इन फ्लक्चुएशंस की बेस के ऊपर इनसे फायदा उठाया जाए। हम इनको खरीदो फरोख्त करके, जब कोई चीज अपसाइड पे जाने वाली है हम उसको सस्ता खरीद के महंगा बेच दें, या कोई चीज अगर महंगी है वो नीचे जाने वाली है हम उसको महंगा बेच के सस्ता दोबारा खरीद लें। ये पूरा का पूरा असूल होता है। अब फॉरेक्स बेसिकली दो वर्ड्स का एक एब्रीवेशन है, फॉरेन एंड एक्सचेंज, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ कंट्रीज की करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट्स हैं, जो कि ऊपर नीचे हो रहे हैं, प्राइसेस उनकी ऊपर नीचे हो रही हैं, उनकी बेस के ऊपर हम जो है प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल से मैं आपको एग्जांपल एक सिंपल बताता हूँ जिससे आपको समझ आए इसकी। कि फर्ज करते हैं कि आप यूके में रहते हैं और आप समहाउ कनाडा के अंदर एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं कि मैंने यूके से कनाडा के अंदर एक महीने की ट्रिप प्लान करनी है। आपके पास लेट से 10,000 GBP थे, और आप उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं कैनेडियन डॉलर्स के अंदर, कि मैंने अब कनाडा में जाना है। और 10 के GBP को आप कन्वर्ट किया कैनेडियन डॉलर में। लेट से आपने जब कन्वर्ट किया तो 10,000 के बदले में आपको 12,000 कैनेडियन डॉलर मिले। अब आप अपने पाउंड को कन्वर्ट करके कनाडा में चले गए। अब आप जब जाते हैं कनाडा में, वहां पे सम हाउ कोई आपको आपका कोई दोस्त मिल जाता है और वो कहता है कि यार आपकी जो ट्रिप है वो मेरे जिम्मे है, आप पहली दफा आए हो हमारे पास, और मैं आपको आपके स्पेंडिंग नहीं करने दूंगा, मेरे जिम्मे। वो आपको सारा आपका खर्चा, रिहाइश का, घूमने फिरने का सारा उठाता है, और आप एक महीने बाद वापस यूके। 12,000 जो कैनेडियन डॉलर थे आपके पास वैसे के वैसे पड़े थे। अब इन 30 दिनों के अंदर हुआ ये कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो पाउंड है वो वीक हो गया। पाउंड की जो कीमत थी वो डे अप्रिशिएट कर दी, डाउन साइड के ऊपर चले गए। तो आपके पास जो कैनेडियन डॉलर थे पहले 12,000, जिस जो आपने 10,000 पाउंड बेच के लिए थे, अब जब आप दोबारा मार्केट में जाते हैं अपने कैनेडियन डॉलर को बेचने और पाउंड खरीदने, वो कहते हैं कि पाउंड क्योंकि वीक हो चुका है, इसकी वैल्यू कम हो चुकी है, अब आपको 12,000 कैनेडियन डॉलर के बदले में हम 1,500 GBP देंगे। इस तरीके से, और आपको बैठे बिठाए विद इन 30 डेज 500 पाउंड का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर पाउंड अप्रिशिएट कर गया, कैनेडियन डॉलर स्ट्रोंग हो गया।
और जो है जब आपने दोबारा से 12,000 को कन्वर्ट किया तो 10,000 की बजाय 500 10,500 पाउंड आपको मिले। अब ये जो $500 का पाउंड का आपको प्रॉफिट मिला है, ये तो बोरा एक लिक्विडेटिव प्रॉफिट है। मतलब कुछ भी नहीं किया, बस आपने चेंज करके करेंसीज रखी हैं। और अगर आपका अंदाजा ठीक है कि करेंसी कौन सी करेंसी डाउन जाएगी, कौन सी करेंसी अपसाइड के ऊपर जाएगी, तो आप तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं इस मार्केट के अंदर। और समहाउ अगर सिर्फ दो करेंसीज की बजाय आपको दुनिया की सारी करेंसीज एक प्लेटफॉर्म सामने रख दे और आपके पास कोई तरीकाकार हो ये बताने के लिए कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग होगी, कौन सी करेंसी वीक होगी, तो जो करेंसी बेसिकली स्ट्रोंग होगी आप उसके अंदर अपना पैसा डाल दोगे, जो करेंसी वीक होगी उसको आप बेच दोगे, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस जो चीज है ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो साइंस है, इसके रिजल्ट में एक पूरी की पूरी दुनिया की लार्जेस्ट मार्केट वजूद में आती है, जिसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, जिसमें डेली 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन लोग करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपनी करेंसीज को। कोई करेंसी बाय करते हैं, कोई सेल करेंसी बेचते हैं, और ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मार्केट बन गई, जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया का पैसा है। इसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट्स, उसके अंदर चंद हजार बिलियन डॉलर का वो होता है डेली का ट्रेडिंग कैपिटल। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो उसके अंदर 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का हमारे पास मार्केट कैप है, यानी डेली पैसा आता है। लेकिन फॉरेक्स की बात करें तो उसमें डेली 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन होती हैं। तो ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मार्केट है, और इस 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट में अगर हम चंद हजार डॉलर बनाना शुरू कर दें, तो ये हमारे लिए एक बहुत, मतलब इस पूरे समुद्र में से अगर हमें एक ड्रॉप भी मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग ही क्यों करते हैं, बाकी मार्केट्स में क्यों नहीं जाते लोग? क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज्यादा पैसा इसमें है और सबसे ज्यादा पैसा इसमें बनाया जाता है। और ये 24 आवर्स अ डे मार्केट है। अगर ऑन द अदर हैंड स्टॉक मार्केट को देखा जाए तो चंद घंटों के लिए डेली ओपन होती है। लेट से 8 बजे ओपन हुई, 5 बजे बंद होगी, डेली आपको उसी टाइम में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको टाइम क्या बेसिकली फ्रीडम हासिल है कि आप 24 घंटों में जब भी आप अवेलेबल हैं ट्रेड कर सकते हैं। और ये 5 डेज वीक मार्केट है, मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है, सैटरडे संडे ऑफ है। तो एक 24 घंटे, 5 दिन, एक हफ्ते के अंदर, और सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट है, किसी भी टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं हम, सबसे मोस्ट लिक्विड मार्केट है। मोस्ट लिक्विड मार्केट से ये मुराद है कि लेट्स से लिक्विडिटी का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आप रियल स्टेट में हमने पैसा डाला, मिसाल के तौर पर आपने एक घर बाय किया, लेट्स से 50 लाख का आपने घर बाय किया है, छोटा सा घर बाय करने के बाद आपको पता चलता है कि यार इस साल बाद ये 10% ग्रो करेगा और ये मेरे पास लेट से 55 लाख का साल बाद हो गया। अब आपने इसको एग्जिट करना है यहाँ से। तो आपने अगर इसको बेचना है तो आप इंस्टेंट इसको बेच नहीं सकते। आपको जो आपके, अगर आपने बेचना है, सेल करना है, तो आपके अगेंस्ट जो बायर्स हैं आपको वो ढूंढने पड़ेंगे मार्केट में जाके, जो लोग विलिंग हो इसी जगह पे खरीदने के लिए, और इतने पैसे पे करने के लिए लोग विलिंग हो। तो आपने जब किसी चीज को बेचना है और उसके अगेंस्ट जो खरीदार होता है वो आपकी लिक्विडिटी है। यानी आपका ऑर्डर अगर फिल हो, कोई चीज आपके पास है, आपने उसको बेचनी है, तो बेचने के लिए कोई खरीदार होना चाहिए। तो वो जो खरीदार होगा वो आपकी लिक्विडिटी है असल में। तो आपको वेट करना पड़ता है, बाज़ औक़ात आपको ब्रोकर्स के पास जाना पड़ता है, डीलर्स के पास जाना पड़ता है, और उनको आप कहते हैं कि ये मैं बेचना चाह रहा हूँ, वो जाके विलिंग बायर्स को देखता है, और एक लंबा प्रोसेस। यानी इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। लिक्विडिटी कम होने का क्या मुराद है? अगर आपने एग्जिट लेना है मार्केट से तो आपको एक अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा। अगर उसी दौरान अगर प्राइसेस नीचे आ गई तो आपका तो प्रॉफिट जाता रहा। ठीक है, तो ये होता है लिक्विडिटी का इशू। लेकिन इस मार्केट के अंदर ये सबसे ज्यादा लिक्विड मार्केट है। सबसे ज्यादा लिक्विड मार्केट से क्या मतलब कि आप जब चाहें किसी भी लम्हे अगर आपने कोई चीज खरीदी हुई है तो किसी भी लम्हे में आप उसको बेच सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे मोस्ट लिक्विड है। हर दुनिया के कोने से लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, और 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर डेली ट्रेड होता है इसके अंदर। तो इसका क्या मतलब है कि आप किसी भी लम्हे, किसी भी सेकंड आप जाके अपने ट्रेड, अगर आपने बाय किसी चीज को किया हुआ है तो आप बेच सकते हैं एनी मोमेंट। तो ये सबसे बड़ा
एडवांटेज है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट। हर मार्केट में इस तरह नहीं होता। इवन क्रिप्टो मार्केट में भी बिल्कुल इस तरीके से नहीं है। बहुत सारी एक्सचेंजेस में लिक्विडिटी का इशू हो जाता है कि आपने खरीदा है, आप फौरन से बेचने लगे तो नहीं बिकता। ठीक है। स्टॉक्स में भी इस तरह होता है। आपका अगर बड़ा ऑर्डर है तो आपने अगर उसको खरीदा हुआ है, और बड़े ऑर्डर को अगर आपने बेचना है, मार्केट से आउट होना है, तो आपको वॉइस का इशू आ रहा है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। अभी 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 ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा अभी वॉइस ठीक है? अभी आप सबको वॉइस ठीक आ रही है? स्टिल नो वॉइस? अभी क्लियर है? अच्छा चलिए ठीक है। अगर दोबारा इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा। फॉर नाउ इट शुडंट। अच्छा। सो वी वर डिस्कसिंग कि फॉरेक्स मार्केट ही क्यों हम चूज करते हैं, एंड वी सेड कि फॉरेक्स मार्केट हम इसलिए चूज करते हैं कि इसमें सबसे पहले तो ये दुनिया की लार्जेस्ट मार्केट है, 24 आवर्स अ डे मार्केट है, सबसे ज्यादा लिक्विड मार्केट। और इस मार्केट में हमारा जो प्रॉफिट है वो बनता है फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट से। कि जब प्राइसेस चेंज हो रही है हर लम्हे, किसी भी करेंसी की अप साइड पे जा रही है, डाउन साइड पे जा रही है, तो अगेन इशू आ रहा है। तो नहीं चाहिए। मुझे बताइएगा किसी और को भी फेस हो रहा है सेम इशू? लेट मी चेक क्या इशू है। चले, मैंने अभी इंटरनेट चेंज कर दिया, इसका चेंज ही कर दिया। अब तो नहीं इशू करना चाहिए इसे। ठीक है। सो बेसिक रूल ये है हमारे पास कि जब किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज करने वाली है, वी नीड टू फाइंड आउट कि किस करेंसी पेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है, कहाँ से बढ़ने वाली है। तो हम उसको बाय कर लें चीप रेट के ऊपर, और जब वो
एक्सपेंसिव रेट पे जाए उसको वहां पे जाके बेच दिया जाए। तो बाइंग ऑन लोअर रेट्स एंड सेलिंग दैट करेंसी पेयर एट द हायर रेट, ये बुनियादी असूल है दुनिया की हर मार्केट की तरह इस मार्केट के अंदर भी। और अगर हमें आइडिया हो कि कोई चीज नीचे जाने वाली है तो हम क्या कहते हैं, हम शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होती है कि हम ब्रोकर को कहते हैं कि आप मेरे बिहाफ के ऊपर अपने पास जो यूरो यूएसडी पड़ा है, मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि यूरो यूएसडी की कीमत नीचे जाने वाली है इस तरीके से, तो आपके आपके पास तो यूरो यूएसडी आपने नहीं खरीद के रखा हुआ, तो आप ब्रोकर को कहते हो कि आपके पास जो यूरो यूएसडी पड़ा है वो बेच दो मेरे बिहाफ के ऊपर। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि $100 का यूरो यूएसडी आप बेच दो, और अगर प्राइसेस डाउन साइड के ऊपर जाती है इस जगह पे, तो अब वही यूरो यूएसडी जो $100 का बिका था, अब लेट्स इसकी प्राइस चलेगी $80 के ऊपर, $80 का वो रह गया, कम हो गया ना, सस्ता हो गया। अब आप अपने ब्रोकर को फिर कहते हो कि जो जितना आपने यूरो यूएसडी बेचा था उतना दोबारा खरीदो मेरे बिहाफ पे मार्केट के ऊपर। जब वो वापस उसको खरीदेगा, जो पहले चीज 100 की बेची थी अब वो चीज 80 की मिल रही है, जो $20 का डिफरेंस होगा वो आपके अकाउंट में एज अ प्रॉफिट वो ब्रोकर डाल देगा। तो दो कॉन्सेप्ट इसमें होंगे। जब आपको लगे कि प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जानी है तो आप बाय कर लोगे, तो जब महंगी हो जाए बेच दोगे। जब आपको लगे कि प्राइसेस नीचे जाने वाली है तो आप सेल शॉर्ट करोगे, यानी आप ब्रोकर को कहोगे अपने पास से कोई पेयर बेच दो, इतने का बेच दो, ये मेरी लॉट साइज है। जब प्राइसेस वापस नीचे जाएंगी तो दोबारा खरीद के जितना मुनाफा होगा वो मेरे अकाउंट में डाल दो। तो ये दो चीजें हम यूज करते हैं, बाइंग एट लोअर प्राइसेस एंड सेलिंग एट हायर प्राइसेस। या अगर हमें पता चले कि सेल होने वाला है तो हम बेचते हैं हायर प्राइस के ऊपर, जब सस्ता होता है तब दोबारा उसको बाय कर लेते हैं और प्रॉफिट बना लेते हैं। तो हमें इस चीज की फिक्र नहीं है कि मार्केट अगर क्रैश कर रही है तो हम तब भी प्रॉफिट बनाएंगे, मार्केट अगर अप साइड पे जा रही है तब भी हम प्रॉफिट बनाएंगे, दोनों साइड्स के ऊपर। अब ये तो हमें आइडिया हो गया कि ये मार्केट है क्या, और ये मार्केट का बुनियादी उसूल क्या है, और यही मार्केट क्यों चूज करते हैं ओवर अदर मार्केट्स। द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अभी इस मार्केट में जो प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, ये किसकी वजह से हो रही है, कौन इस मार्केट को चला कौन रहा है, इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, इसके बिहाइंड द सीन्स पे कौन कौन लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मेजर पार्टिसिपेंट्स इस मार्केट के कौन से हैं। अब मेजर पार्टिसिपेंट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं बैंक्स। बैंक्स की दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है सेंट्रल बैंक और दूसरी कैटेगरी है कमर्शियल बैंक। अब सेंट्रल बैंक बेसिकली हर एक कंट्री का एक मेन बैंक होता है जो उस पूरी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को सेट करता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर बात की जाए तो एक स्टेट बैंक के नाम से बैंक है जो कि पूरे पाकिस्तान की पॉलिसी को सेट करते हैं। इंडिया की बात की जाए तो आरबीआई के नाम से एक बैंक। यूएस की बात की जाए तो फेडरल रिजर्व है। यूके की बात की जाए तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है। जापान में बैंक ऑफ जापान है। बैंक ऑफ कनाडा, कनाडा का। अब हर कंट्री का एक मेन सेंट्रल बैंक है जो कि उस पूरे कंट्री की पॉलिसी को सेट करता है। अब सेंट्रल बैंक की एक एक पॉलिसी बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है मार्केट के ट्रेंड्स के अंदर। अगर सेंट्रल बैंक की ऐसी पॉलिसी हो जिससे उस कंट्री की डिमांड बढ़ जाए, मिसाल आपको मैं देता हूं, फर्ज करते हैं कि यूएस का सेंट्रल बैंक जो है फेडरल रिजर्व, वो आके कहता है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो वो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि अगर आप डॉलर में पैसे रख के कन्वर्ट करके हमारे बैंक में रखोगे तो हम हर महीने आपको एक खास इंटरेस्ट रेट देंगे। लेट से वो कहते हैं कि हम 5% आपको इंटरेस्ट देंगे। अब इससे क्या होगा कि जितने भी लोग हैं जिनके पास बाकी करेंसीज हैं वो सब कुछ बेच बाच के डॉलर खरीद लेंगे और डॉलर को बैंक्स में रखेंगे। तो जिससे क्या होगा, जब सारे लोग डॉलर को खरीद रहे होंगे डॉलर की वैल्यू अपसाइड के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, और पूरी दुनिया के अंदर मैस पैमाने के ऊपर डॉलर स्ट्रांग होगा और वो अपसाइड के ऊपर जाता रहेगा। तो सेंट्रल बैंक और ये जो ट्रेंड पे चलते हैं ये 6-6 महीने, एक एक साल ये वाले ट्रेंड चलते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ।
कि अगर आप यूएसडी जेपीवाई का पेयर ओपन करें, मैं भी आपको ओपन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं। ये यूएसडी जापानीज येन का पेयर है। इसको आप चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये वीकली का टाइम फ्रेम है यूएसडी जेपीवाई के अंदर। और आप इसको देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि 2011-12 के बाद यूएसडी जेपीवाई पिछले 10-12 सालों से अपसाइड के ऊपर ही जाता जा रहा है। कंटिन्यूअसली नए हाई बनाता जा रहा है, प्रीवियस सारे हाईज को तोड़ता जा रहा है, नए हाई बना के उसको भी तोड़ दिया। अब फिर एक नया हाई प्रोबेबली बनाने जा रहा है यूएसडी जापानीज येन। अब ये किस वजह से इतने सालों से बस ऊपर ही जाता जा रहा है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी। अब सेंट्रल बैंक की वो कौन सी पॉलिसी है? वो सेंट्रल बैंक की मैं आपको एक पॉलिसी बताता हूँ जो बैंक ऑफ जापान ने की है। उन्होंने क्या किया है, अपना इंटरेस्ट रेट कर दिया था नेगेटिव में, यानी इंटरेस्ट रेट जीरो। जीरो इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है? जीरो इंटरेस्ट रेट का ये मतलब है कि आप बैंक ऑफ जापान से जेपीवाई जितने मर्जी लोन के तौर पे लो, आपको वो फ्री में मिलेंगे। जितनी भी देर के लिए आपने लोन लेना है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीनों के लिए, जितनी भी देर के लिए लेना है, ये आपके लिए फ्री है। यानी जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कर दी। जब जीरो पॉलिसी की तो उससे क्या हुआ, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया। और दूसरे साइड के ऊपर जो डॉलर था, यूएस डॉलर, वो इंटरेस्ट रेट दे रहा था अराउंड, मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर वो 2 से 5% के दरमियान इंटरेस्ट रेट दे रहा था डॉलर। यानी डॉलर ये कह रहा है कि अगर आप हमारे बैंक के अंदर पैसों को डिपॉजिट करते हो तो हम आपको हर महीने लेट से 5% पैसे पे करेंगे। यानी अगर आपने 1 लाख डॉलर वहां पे हमारे यूएस में डिपॉजिट किया तो उसके ऊपर 5% आपके पास कितने बन जाते हैं, 5,000। यानी आपको 5,000 प्रॉफिट मिलेगा ईच मंथ। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि बैंक ऑफ जापान से जब जापानीज येन को उधार लिया फ्री में, उसको बेचा, सेल किया, सेल करके क्या खरीद लिया, उतने पैसों का बाय कर लिया डॉलर। और बाय करने के बाद उसको जाकर डिपॉजिट कर दिया बैंक में। और हर महीने वहां से इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसे बनाना शुरू कर दिए। और जब भी उनका पॉलिस वो उन्होंने वापस देने हैं पैसे, वो क्या करते थे, डॉलर को वापस चेंज करके जापानीज येन खरीद लेते थे और वो बैंक में वापस लौटा देते थे, प्रॉफिट सारा अपने पास रख लेते थे। मतलब अभी भी आज भी यही हो रहा चल रहा है। तो इस पॉलिसी से क्या हुआ कि हर साल हमने देखा कि जापानीज येन को लोग सेल करते रहे, सेल करते रहे, और क्या खरीदते रहे, यूएस डॉलर। तो उसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई पिछले 10-12 सालों से ये अपसाइड के ऊपर ही जाता जा रहा है, ट्रेंड इसका। तो इस पूरी एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है, इससे हमें एक चीज समझ में आई कि जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है ना, ये बहुत अहम है। अगर हम इसका अंदाजा लगा लें और इसको स्टडी करना शुरू कर दें कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट आता है, तो हमें पता लग जाएगा कि अगले साल में, अगले 6 महीने में कोई पेयर किधर को जाएगा, 1 साल तक कहाँ जाने वाला है, या अगले 5 साल तक किधर को जाने वाला है। तो सेंट्रल बैंक इस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की करेंसी को अपसाइड के ऊपर या डाउन साइड पर भेजने के लिए। अब ये एग्जांपल की सारों को समझ में आई है, ये प्रीटी बेसिक एग्जांपल है। और इस ये जो मैंने आपको जो बात बताई है, बहुत सारे हेज फंड बैंक्स इस बेस के ऊपर, इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या सारों को ये समझ में आई है सेंट्रल बैंक वाली बात? मुझे प्लीज बताइएगा चैट में।
चलें, ठीक हो गया। ये इंटरेस्ट रेट जीरो क्यों है? उनकी पॉलिसी इस तरीके से थी, उनका जो इकोनॉमी है बेसिकली, वो जापानीज येन की वैल्यू को डाउन रखना चाहते हैं हमेशा। क्यों डाउन रखना चाहते हैं? क्योंकि वो एक आप ये समझ लें कि एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से क्या मुराद है कि वो चीजें वहां पे अपने कंट्री में बनाते हैं जापानीज लोग, और उसको बाहर बेचते हैं। तो उसी सूरत में वो ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे कि जब उनकी कंट्री के अंदर चीजें सस्ती हों, बिल्कुल सस्ती बनाएं, और सस्ती बना के उसको जब बेचें बाहर, तो डॉलरों में बेचें, यूएस डॉलर में। और यूएस डॉलर जब बाहर से उसके उनकी कंट्री के अंदर आए तो वो ढेर सारे पैसे बन जाए। तो उन्होंने अपने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव कर दिया। तो अगर आप जापानीज येन का चार्ट जाके देखेंगे जिसका नाम है JXY, अगर आप चार्ट जाके देखेंगे तो वो इतने सालों से आपको नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आता हुआ दिखाई देगा। ये देखें, ये दिसंबर 2011, उसके बाद से आज तक आप देखेंगे कि इसने बस ये नीचे ही नीचे आता जा रहा है। नया लो बनाता है, उसको तोड़ जाता है, नया लो बनाएगा, प्रोबेबली इसको भी तोड़ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे इतने सालों से। क्यों? क्योंकि जो जापानीज लोग हैं उन्हों उनको चाहिए कि उनकी करेंसी नीचे हो, ताकि जब बाहर से डॉलर वहां पे आए, जब चीजें बाहर बेचनी है डॉलर के फॉर्म में, वहां पे आए तो वो ज्यादा पैसे बन जाए और चीजें इन द कंट्री पैसे उनके कम ही रहे। तो ये उनका अब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है, उनके सेंट्रल बैंक ने, बैंक ऑफ जापान ने ये बनाई। और उस वजह से हमने एक ही ट्रेंड उसका देखा, मल्टी ईयर। ठीक है, इन द पेयर विच करेंसी शुड डिक्रीज इन ऑर्डर टू बाय। अच्छा, ये अच्छा एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि एक पेयर के अंदर, अच्छा चले पेयर्स वाली बात भी अभी कर लेते हैं, मैंने अभी आज की क्लास में बताना था, तो पेयर की बात मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, एक पेयर के अंदर दो करेंसीज होती हैं हमेशा। पहली जो करेंसी होती है उसको हम कहते हैं बेस करेंसी, और जो सेकंड करेंसी होती है ये हमारी होती है कोट करेंसी। ठीक है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने पहले समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। आपके पास में मैं आपको कहता हूं कि अ, एक लैपटॉप की कीमत कितनी है? आप कहते हैं वन लैपटॉप इज इक्वल टू, वन लैपटॉप की जो वैल्यू है वो है 500 US डॉलर, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं। यानी वन लैपटॉप इज इक्वल टू वो है $500 का। तो ये एक, अगर आपको पेयर की फॉर्म में इसको लिखना हो ना, तो आप ऐसे लिखेंगे। लैपटॉप को अगर मैं मिसाल के तौर पर LP लिख दूं, LP USD, ये पेयर बन जाएगा। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, LP USD, और इसकी कीमत है 500। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक लैपटॉप की कीमत डॉलर्स के अंदर कितनी है? 500। ठीक है, तो यानी आप क्या करते हैं, पहली चीज की प्राइस बताते हो अगली के हिसाब से, यानी डॉलर्स के हिसाब से आप कह रहे हो कि एक लैपटॉप की कीमत 500 है। इसी तरीके से यूएसडी जेपीवाई की अगर मिसाल के तौर पर कीमत यहाँ पे प्राइस चल रही है, अभी देख लेते हैं कितनी चल रही है। यूएसडी जेपीवाई को अगर हम ओपन करें, ये आ गया यूएसडी जेपीवाई। इसकी कीमत चल रही है यहाँ पे 157। यूएसडी जेपीवाई की कीमत चल रही है जी, लेट्स से 157। ये इसका मतलब क्या है? ये एक डॉलर की कीमत है जापानीज येन के अंदर। यानी अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको 157 जापानीज येन देने पड़ेंगे। यानी पेयर की प्राइस का मतलब यह है, ये जो आपकी कीमत आ रही है ना, इसमें हम हमेशा पहले की कीमत बताते हैं दूसरे के लिहाज से। यानी ये बेस है ना, बेस की कीमत बताई जाएगी किसके लिहाज से? कोट के लिहाज से, यानी उसकी फॉर्म में कोट किया जाएगा। 157, यानी अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको 157 जापानीज येन देने पड़ेंगे।
या अगर आपको $1 बेचना है, $1 अगर आप सेल करें तो आपको कितने जापानीज येन मिलेंगे? 157। हर करेंसी में इसी तरीके से। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी और करेंसी पेयर में जाएं, यहाँ पे ये लेट से चल रहा है आपके पास यूएसडी सी एच एफ। अब ये यूएसडी सी एच एफ चल रहा है, ये आपको क्या बता रहा है? इसकी कीमत है 0.9194 यूएसडी सी एच एफ। ये पेयर है, इसमें इसकी कीमत है 0.9194। ये कीमत चल रही है। ये हमें ये बता रहा है कि अगर आपने $1 खरीदना है तो आपको कितने स्विस फ्रैंक या स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है जिसको हम सी एच एफ कहते हैं, तो आपको कितने देने पड़ेंगे? अशारिया 9194, 0.9194 सी एच एफ आप दोगे तो आपको $1 मिल जाएगा। या आपने अगर $1 बेचा, ठीक है, आपने अगर $1 बेचा तो आपको 0.9194 सी एच एफ मिलेंगे। तो आप पहली चीज की कीमत बताते हो हमेशा। ये जो जितनी भी कीमतें आपको नजर आ रही होती हैं पेयर्स की, वो हमेशा उस पेयर के अंदर पहली करेंसी की कीमत होती है दूसरी करेंसी के लिहाज से, यानी वैल्यू ऑफ फर्स्ट करेंसी इन टर्म्स ऑफ सेकंड करेंसी। इसलिए हम इस पहली वाली को कहते हैं ये बेस है, मेन चीज इसी की है। और सेकंड जो चीज होती है वो होती है कोट करेंसी, यानी उसके लिहाज से आप कीमत बता रहे होते हो। अच्छा, अब एक पेयर के अंदर हमेशा जब बेस करेंसी, अब मैं इसको रिमूव करता हूं, लेट्स से ये पेयर है आपके पास यूएसडी सी एच एफ, ये पेयर है, ये इसकी बेस करेंसी है पहली, और दूसरी होती है कोट करेंसी। अब बेस करेंसी यानी पहली करेंसी अगर स्ट्रोंग होगी, अगर पहली करेंसी स्ट्रोंग होगी तो पेयर सारा ऊपर जाएगा, और अगर पहली करेंसी वीक होगी तो पेयर नीचे जाएगा। यानी जिधर को पहली करेंसी जाएगी उधर को ही वो पेयर जाएगा। फर्स्ट करेंसी स्ट्रोंग हुई, पेयर ने ऊपर को जाना है। सेकंड करेंसी, फर्स्ट करेंसी अगर वीक हुई तो पेयर ने नीचे को जाना है। ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी करेंसी के लिहाज से बात करें, कोट के हिसाब से, तो ये इनवर्स हो जाएगा। यानी अगर कोट करेंसी यानी सेकंड वाली करेंसी की कीमत बढ़ती है तो ये पेयर एज अ होल ये नीचे आएगा, और अगर सी एच एफ यानी सेकंड करेंसी की कीमत डाउन साइड पे जाएगी तो ये पेयर एज अ होल ऊपर को जाएगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इस एग्जांपल में देखें, ये यूएसडी जेपीवाई है, इसके अंदर दो करेंसीज आ रही हैं हमारे पास, एक है यूएसडी और दूसरी है जेपीवाई। ये देखिए, अब हमने क्या बात की कि अगर जेपीवाई दूसरी करेंसी है, इसके उलट चलेगा पेयर, यानी अगर जेपीवाई नीचे आ रहा है तो ये पूरा का पूरा पेयर ऊपर को जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपको एक जेपीवाई का पेयर ओपन करके दिखाऊं, जेपीवाई दिखाऊं, उसको आपने सर्च करना हो तो आप जेएक्सवाई लिखते हो, ये आपने सर्च किया, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जेएक्सवाई नीचे आता जा रहा है, ये देखें। जब ये नीचे आता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस पेयर की जो सेकंड करेंसी है वो नीचे आती जा रही है, ये वाली। तो पेयर को किधर को जाना चाहिए? पेयर ऊपर जाता जाएगा, यूएसडी जेपीवाई। तो अगर हम यूएसडी जेपीवाई को जाकर देखें तो वो आप देख रहे हैं कि वो ऊपर को जाता जा रहा है। ठीक है, यानी सेकंड करेंसी जिधर को जाएगी उसके अगेंस्ट पेयर जाएगा। सेकंड करेंसी अगर नीचे को जा रही है तो पेयर ऊपर जाएगा, अगर सेकंड करेंसी ऊपर को जा रही है तो पेयर नीचे को जाएगा। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया बेस करेंसी क्रोड करेंसी का? स्पेशली मोहित खान आपको। ये करेंसी बैंक पॉलिसीज में आ गई, लेकिन गोल्ड सिल्वर या फिर ऑयल जैसे पेयर की पॉलिसी, जी जी, सभी का मैं आपको बताऊंगा। हर हर पेयर का बताऊंगा कि कब पेयर कौन सा ऊपर जाता है कब नीचे जाता है। इसके ऊपर मतलब डिटेल में हम सब बातें करेंगे, लेकिन फॉर टुडे ये टॉपिक हमारा नहीं है। सर जेपीवाई और जे एक्स पी में, जे एक्स पी नहीं, जे एक्स वाई, ये जे एक्स वाई होता है। जो जे एक्स वाई है ये इंडेक्स है जापानीज येन।
इंडेक्स का क्या मतलब होता है? इंडेक्स का मतलब होता है कि ये हमें अकेले जापानीज येन का बताएगा। अकेला जापानीज येन किधर को जा रहा है उसका बताएगा। जैसे अकेला डॉलर आपने देखना हो तो उसके लिए आप DXY देखते हो। वो अकेले डॉलर का बताता है हमें। ये अकेले डॉलर का हमें बता रहा है इस जगह पे। ठीक है, ये डॉलर ये ऊपर को जा रहा है अकेला डॉलर। ये 1 आवर का आ जाएगा। अकेले डॉलर का बता रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, इसको इंडेक्स कहते हैं। खैर, इन सारी चीजों को हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग बिफोर, कि जो पार्टिसिपेंट्स में सेंट्रल बैंक देखा, अब आपको समझ में आया होगा इन सारी चीजों का जो मैंने अभी डिस्कस की हैं। उनका मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि सेंट्रल बैंक कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इनकी एक एक पॉलिसी अगले सालों के लिए मार्केट का रुख बदल कर रख देती है। और इसका आपको पता होना, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड कि मार्केट किसी करेंसी की वैल्यू ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। और इसको हम तफसील से उस वक्त डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक्स को, जब मैं आपको फंडामेंटल सिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब जो सेंट्रल बैंक होते हैं, उनके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं वो होते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के बाद आते हैं बेसिकली। और कमर्शियल बैंक्स बेसिकली आप ये समझ लें कि वो बैंक्स हैं, जैसे आप एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है यूके में। बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाद बहुत सारे और भी बैंक हैं यूके के अंदर जो काम कर रहे हैं उस बैंक के नीचे, जैसे बैंक ऑफ बार्कलेस है, जैसे एन एग्जांपल। और बहुत सारे और बैंक्स हैं। पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें, कि जो मेन सेंट्रल बैंक है उसके बाद बहुत सारे अदर बैंक्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। उन बैंक्स का नाम बेसिकली है कमर्शियल बैंक्स। ये क्या काम करते हैं? ये फॉरेक्स की ट्रांजैक्शन अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए इंगेज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी क्लाइंट ने, वो उसकी एक कंपनी है, जैसे एप्पल एक कंपनी है, एंड दे आर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग देयर लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स एंड एवरीथिंग इन चाइना, एंड दे वांट टू पे टू द प्रोड्यूसर्स। अगर वो मिसाल के तौर पर कोई चीज़ बनाई है और चाइना में वो पेमेंट करना चाहते हैं, लेट से 5 बिलियन जापानीज येन की उन्होंने पेमेंट करनी है, जापान में या चाइनीज युआन में करनी चाहते हैं, किसी और करेंसी में। तो अब वो क्या करेंगे? अब वो खुद तो नहीं जाके मार्केट में देखेंगे, पहले जापानीज येन खरीदेंगे जाके, और फिर जाके वो उनको पेमेंट करेंगे। वो क्या करेंगे? अपने बैंक को कॉल करेंगे, कहेंगे कि हमारे पास बेसिकली इतने डॉलर पड़े हुए हैं या इतने पाउंड पड़े हैं, इनको कन्वर्ट करो या बेचो जिस तरह मर्जी। बेच के हमें जापानीज येन या जो भी करेंसी है, जैसे चाइनीज युआन है, हमें चाइनीज युआन खरीद के दो, हमने वो पेमेंट करनी है आगे। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? उनके बिहाफ के ऊपर जापानीज येन की खरीदारी करेगा या चाइनीज युआन की खरीदारी करेगा, जो भी करेंसी उनको चाहिए। और अब वो खरीदेगा चाइनीज युआन लेट से 5 बिलियन का। और वो बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे लिए। ये वैसे हम जनरल देखा जाए, इतनी बड़ी अमाउंट की जब ट्रांजैक्शन होगी तो पूरी मार्केट आप एक दफा तो ऊपर नीचे होगी उसके रिजल्ट में। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए, क्या करते हैं? फॉरेक्स की ट्रांजैक्शंस को एंगेज करते हैं। नाउ, नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनका जो मेन पर्पस है वो क्या है? वो फैसिलिटेट करते हैं करेंसी ट्रेडिंग को, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, और मार्केट मेकर्स के तौर पे काम करते हैं। यानी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का क्या मतलब है? कि अगर एक उनके क्लाइंट ने जापानीज येन के अंदर ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो अपने बैंक को कॉल करेगा और कहेगा कि अगर आपके पास पड़े हैं जापानीज येन तो मुझे दे दो या मार्केट से खरीद के दे दो। तो अगर तो उनके पास पड़े होंगे, वो क्या करेंगे कि कहेंगे कि चले डॉलर आप हमें दे दें और हम आपके बिहाफ के ऊपर जो है जापानीज येन की ट्रांजैक्शन कर देते हैं। यानी उन्होंने लिक्विडिटी दी, उनसे डॉलर खरीद लिया और खुद जापानीज येन के अंदर ट्रांजैक्शन कर दी, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। और मार्केट मेकर्स कहा जाता है, यानी फैसिलिटेट करते हैं ना, मार्केट को बनाने वाले ये हैं। तो कमर्शियल बैंक्स डेली बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी ट्रेड्स करते हैं और ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ भी कह रहे हैं। तो ये बहुत अहम है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स।
अब कमर्शियल बैंक्स के बाद आपको जो सेकंड कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनमें सबसे पहले आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स बेसिकली क्या करते हैं कि ये ट्रेडिंग करते हैं, और ये अपने और अपने क्लाइंट्स के पैसों को यूज करते हुए फॉरेक्स मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग करते हैं। और इनकी ट्रांजैक्शन भी ऑफ कोर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है डेली। तो इनको भी बेसिकली स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या कर रहे हैं अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। इतनी जो बिलियंस ऑफ डॉलर की डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, उनका मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और उसके बाद हेज फंड्स आ जाते हैं। हेज फंड्स का भी सिंपली यही काम है, पैसे को ट्रेड करना और मार्केट से प्रॉफिट बनाना। ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, सोफिस्टिकेटेड, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरीके से हेज फंड्स बाइंग सेलिंग करते हैं, क्या उनका तरीका कार है और हम उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो इनके भी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं वो बिलियंस के अंदर ही होते हैं। तो ये जो चार बेसिकली इंस्टीट्यूट्स, ये चार कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक आ जाता है, कमर्शियल बैंक आ जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं, हेज फंड्स आ जाते हैं। इन सारों को एज अ ग्रुप जब हम बेसिकली रेफर करते हैं, तो हम इनको कहते हैं दीज आर स्मार्ट पीपल। और ये अपने जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस होते हैं बड़े स्मार्टली लेते हैं। तो इस वजह से इनको स्मार्ट मनी कहा जाता है। फिर दे आर स्मार्ट पीपल, स्मार्ट मनी, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बड़े स्मार्टली तरीके से रिसर्च करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज स्मार्ट मनी। और जिधर इनका पैसा होता है, मार्केट उस साइड को जाती है, क्योंकि मार्केट भी कुछ चलाने वाले ये लोग हैं। मेन जो 7 से 10 ट्रिलियन डेली का पैसा आ रहा है, वो इन्हीं लोगों से आ रहा है मार्केट में, और कहीं से नहीं वो पैसा आ रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत बड़ा चंक है इन चार एंटिटीज का पूरी मार्केट के ऊपर। बहुत ज्यादा पैसा जो डेली मार्केट में आता है वो इन्हीं लोगों की वजह से आता है। उसके बाद कॉरपोरेशंस आ जाती हैं। कॉरपोरेशंस यानी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है या कंपनीज हैं, वो अपने जो मिसाल के तौर पर कोई अगर मोबाइल फोन की कंपनी है या कोई और सर्विसेज देने वाली कंपनी है, वो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। तो मुख्तलिफ कोनों से लोग अपनी अपनी करेंसीज में उनको पैसे दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन कंपनीज की हम बात करें तो वो यूएस में भी बेच रही है, यूके में भी बेच रही है, कनाडा में भी बेच रही है, ऑस्ट्रेलिया में बेच रही है, जापान में बेच रही है, स्विट्जरलैंड, हर जगह पे वो बेच रहे हैं अपनी चीज़ें। तो अब हर कंट्री में जो मौजूद लोग हैं, वो अपने अपने लिहाज से उनको अपनी अपनी करेंसीज में पैसे दे रहे हैं। लेकिन अब मिसाल के तौर पर साउथ अफ्रीका के अंदर बैठा एक बंदा, वो साउथ अफ्रीकन रैंड के अंदर ZAR अपनी करेंसी में पैसे पेमेंट कर रहे हैं। सारे लोग वहां पे बैठे साउथ अफ्रीकन करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी बैठे PKR में उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो अब वो उन्होंने अपने आपको बचाना भी तो है ना। अगर पाकिस्तानी करेंसी पीछे से क्रैश कर जाए, तो उनके पैसे तो जाते रहेंगे। यानी किसी बंदे ने लेट से अगर 5 लाख की कोई चीज खरीदी है और PKR में पेमेंट उनको किया, पता चले रातों रात PKR की कीमत ही नीचे गिर गई है, अब उनको तो लॉस है ना। अब इस तरीके से हर कंट्री के साथ वो बिजनेस कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि जिस जिस कंट्री से पैसे आ रहे होते हैं, वो हेजिंग करना शुरू कर देते हैं उनके। यानी मिसाल के तौर पे अगर साउथ अफ्रीका में लोगों ने एक्यूमुलेटिवली लेट से 10 बिलियन साउथ अफ्रीकन रैंड के अंदर उनको पेमेंट की है, वो क्या करेंगे, इसको हेज कर देंगे। यानी 5 फ्यूचर मार्केट के अंदर 5 बिलियन की लॉन्ग कर देंगे और 5 बिलियन की शॉर्ट कर देंगे इसको। उससे क्या होगा कि अब ये हैच हो चुके हैं, अब इनकी कीमत जो वैल्यू है वो लो हो चुकी है। अगर अगर समहाउ साउथ अफ्रीकन रैंड क्रैश भी करता है, तो जो उन्होंने सेलिंग की होगी वो प्रॉफिट में आ जाएगी। लॉन्ग तो उनका लॉस में होगा, लेकिन जितना लॉस होगा उतना सेल से उनका प्रॉफिट हो जाएगा। कीमत उनकी पहले वाली ही रहेगी। या अगर वो ऊपर भी उनको प्रॉफिट से नहीं होता कि ऊपर अगर मार्केट चले जाए तो उनको पैसे आ जाए, उनको ये उनका पर्पस ही नहीं। उनका पर्पस है कि जितने पैसे उनके पास आए हैं वो महफूज रहें। तो मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप अपने आप को बचाना चाहते हैं कि अगर हमारे PKR के वैल्यू डाउन चले गई, या आप इंडिया में हैं या किसी भी कंट्री में आप बचाना चाहते हैं बैंक में बड़े पैसे, तो आप क्या करते हैं, आप जितने पैसे पड़े हैं फ्यूचर मार्केट में उसके इक्विवेलेंट आप क्या करते हैं, वो कर देते हैं, हेजिंग कर देते हैं। यानी अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 50 लाख का बाय और 50 लाख का सेल कर दिया। उससे क्या हुआ
कि अगर करेंसी क्रैश भी करती है तो वो आपका 1 करोड़ सेव रहेगा। जितना सेल में प्रॉफिट होगा उतना ही लॉन्ग में लॉस हो जाएगा, लेकिन आपका 1 करोड़ तो सेव रहेगा वहां पे। ठीक है, तो ये कॉरपोरेशन होती हैं, इनका भी बहुत सारा पैसा होता है मार्केट में, और ये हमेशा हेजिंग कर रहे होते हैं। इनको प्रॉफिट से गर्ज नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लॉसेस से ट्रेडिंग के अंदर आ रहे होते हैं, कि उनका पैसा महफूज रहे, इसलिए वो इधर आते हैं। तो इनका भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। तो इसलिए कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स, ये मेन कैटेगरी है। अगली लास्ट कैटेगरी रिटेल ट्रेडर्स आ जाते हैं। ये इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं जो थोड़े से पैसों से इस मार्केट में पैसे बनाने की गर्ज से आते हैं। ये लेवरेज वगैरह यूज करते हैं, ब्रोकर्स वगैरह के साथ काम करके कम पैसों के साथ प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। और मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स के अंदर क्या होता है कि वो बगैर रिसर्च के, बगैर सीखे, बगैर स्ट्रेटेजी के, ऑन दी अदर हैंड ये सारे लोग हैं जिनके पास हजारों लोगों की टीम्स होती हैं, इतनी इतनी रिसर्च होती है एक एक ट्रेड लेने से पहले, इतना कुछ वो करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के ट्रांजैक्शन करते हैं। और दूसरी साइड के ऊपर ये उन स्मार्ट पीपल के कंपैरेटिवली ये लोग विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, बस वो आ जाते हैं पैसा बनाने की नीयत से। और हमने देखा है कि ड्यू टू द डम्ब डिसीजंस दे मोस्टली 90% ऑफ द रिटेलर्स लूज मनी इन दिस मार्केट। तो अगर वो पैसे अपने लॉस करते हैं तो बिकॉज ऑफ द डम डिसीजंस दे मेक, इस वजह से इनको कहा जाता है डम मनी। तो दो तरह की मार्केट में मनी है, डम मनी एंड स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी ये लोग हैं जो कि स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। और ऑन द अदर साइड वी हैव दिस डम मनी। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिकली आप समझें कि मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं जो कि इस मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नाउ द की इज टू फॉलो दीज थिंग। ये वाले ये जो ग्रुप है बैंक्स का, सेंट्रल बैंक्स का, हमें इनको देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि 90% ऑफ देम आर मेकिंग मनी यहाँ पे। और ऑन द अदर साइड जो रिटेल साइड है, 90% ऑफ दैट आर लूजिंग मनी। तो स्मार्ट मनी एंड टर्म मनी। अब क्योंकि बैंक्स ही इस मार्केट को चला रहे हैं, मूवमेंट इन्हीं की वजह से हो रही है, तो जब जब किसी भी कंट्री का बैंक ओपन होता है तो उस कंट्री की करेंसी जो है वो वोलेटाइल हो जाती है। ठीक है, ये चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है बेसिस को मार्केट सेक्शंस के। यानी मार्केट सेशंस का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ टाइम्स होते हैं जब मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स तेजी से मूव कर रहे होते हैं। अब इनको समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, इधर आ जाएं। ये आपके पास है फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट। ठीक है, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और बिल्कुल सबसे पहले टॉप पे आपने यहाँ पे क्या करना है, टाइम जोन के अंदर जाके आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं आप वहाँ का टाइम जोन सेलेक्ट कर लें। मैंने मिस एग्जांपल के तौर पे इस्लामाबाद पाकिस्तान का टाइम जोन सेलेक्ट किया, आप जिस कंट्री के हैं वहाँ पे उसका टाइम जोन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब आप इसके बॉटम पे जाएंगे यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको नजर आए, ये वाला, थोड़ा मजीद जूम करते हैं इसे। ए, ये थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अब आप देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के टाइम्स आ रहे हैं। सबसे पहले तकरीबन 3 AM से ये स्टार्ट हो रहा है सेशन, और अराउंड 12 PM पे ख़त्म हो रहा है। कि इसका नाम है सिडनी सेशन। इसको ऑस्ट्रेलियन सेशन भी कहा जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ओपन होते हैं। जब ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ओपन होते हैं तो जितने भी एयूडी के पेयर्स हैं वो सारे के सारे ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। जिसमें एयूडी यूएसडी आ गया, एयूडी जेपीवाई आ गया, यूरो एयूडी आ गया, जीबीपी एयूडी आ गया। जिसमें एयूडी आता है वो करेंसी पेयर ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। उसके बाद ये वाला सेशन होता है टोक्यो सेशन, जो कि पाकिस्तानी टाइम के अराउंड 5 AM ओपन हो जाता है, और ये जाके खत्म होता है 2 PM के। यानी ये जैपनीज सेशन है।
इसको एशियन सेशन भी कहा जाता है। एशियन सेशन बेसिकली, इसमें क्या होता है, जेपीवाई का जितने भी पेयर्स हैं वो ज्यादा मूव करते हैं। जो जेपीवाई के न्यूज़ेस होती हैं, जो कुछ भी जेपीवाई का होता है, वो ज्यादातर इसी टाइम के अंदर होता है, इसलिए इसको टोक्यो सेशन कहा जाता है। उसके बाद पाकिस्तानी टाइम तकरीबन 1 PM के अराउंड लंदन सेशन ओपन होता है, और ये खत्म होता है जाकर 10 PM के अराउंड। सो 1 PM से लेकर 10 PM तक ये लंदन सेशन है। इसमें जीबीपी के जितने पेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी एनजेडी, जीबीपी कैड, यानी जीबीपी के जितने भी पेयर्स हैं, क्योंकि यूके के बैंक्स ओपन है। और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है अराउंड 6 PM पाकिस्तानी टाइम के, और ये जाके एंड होता है 3 AM पाकिस्तानी टाइम, 3 AM के ऊपर। इंडियन के अंदर आप इसको 30 मिनट्स ऐड कर लें हर टाइम के अंदर। अब ये जो लंदन सेशन है जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 PM, और जो यूएस सेशन है ये कंप्लीट हो रहा है अराउंड 3 AM। ये वो वाला टाइम स्लॉट है जब मार्केट सबसे ज्यादा वोलेटाइल होती है, क्योंकि जितने भी ज्यादा जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हेज फंड्स हैं, वो लंदन में या मतलब यूके में और यूएस में बैठे हुए हैं। वो सब जिस टाइम पे एक्टिव होते हैं तो मार्केट सबसे ज्यादा वोलेटाइल तब होती है। और इन टाइम्स में भी वो टाइम जिसमें लंदन के और यूएस के दोनों के ओपन है, जिसमें जो 6 से लेके 10 बजे का टाइम है, इसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है 6 से 10 के दरमियान वाली ये जो टाइम है। तो रेकमेंडेड ये है कि आप लंदन और यूएस सेशन के अंदर ट्रेड करें, क्योंकि इसमें मार्केट ज्यादा अच्छे से ज्यादा तेजी के साथ मूव कर रही होती है, ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास होते हैं फॉरेक्स मार्केट के सेशंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है करेंसी पेयर्स। अब मैंने करेंसी पेयर का तो आपको बता दिया, बेस और कोट करेंसी का भी बता दिया कि क्या होती है पहले। अब बेस और कोट करेंसी के बाद आपको पता होना चाहिए कि पेयर्स की टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। मेजर पेयर्स, माइनर पेयर एंड एक्सोटिक पेयर्स। अब आपके पास जो है यूरो, पाउंड, CHF, JPY, NZD, AUD, कैनेडियन डॉलर। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये करेंसीज जब इनके साथ डॉलर लग जाए, इन 7 करेंसी के साथ डॉलर लग जाए, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी CHF, यूएसडी JPY, एनजेडी यूएसडी, AUD यूएसडी, यूएसडी कैड। ठीक है, यानी जब इन करेंसीज के साथ, इन 7 करेंसी के साथ डॉलर लग जाए तो जो पेयर बनता है उस पेयर का नाम होता है मेजर पेयर। ठीक है, उनको कहते हैं मेजर पेयर्स। अगर डॉलर की बजाय इन सारी करेंसीज का आपस में पेयर बन जाए, जैसे यूरो के साथ आप पाउंड को लगा दें, यूरो जीबीपी, यूरो CHF, यूरो JPY, यूरो NZD, यूरो AUD, यूरो कैड, या या पाउंड के साथ बाकियों को जोड़ दें, पाउंड CHF, पाउंड JPY, पाउंड NZD, पाउंड AUD, पाउंड कैड, ये CHF के साथ जोड़ते हैं, CHF JPY, NZD CHF, यूरो CHF, GBP CHF, यानी CHF को इन सारे के साथ जोड़ दें। यानी आपस में जब इन 7 करेंसीज को जोड़ा जाएगा, किसी एक करेंसी को किसी भी दूसरी करेंसी के साथ, जो पेयर बनेगा उस पेयर को कहते हैं माइनर पेयर। ठीक है, तो मेजर पेयर क्या है, इन 7 करेंसीज के साथ जब डॉलर को लगा दिया जाए तो मेजर पेयर बन जाते हैं। अगर इन 7 करेंसीज को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपके पास माइनर पेयर बन जाते हैं। और अगर इन सारी करेंसीज, ये जो 7 ये हैं और 8वीं ये हैं, इन करेंसीज को आपस में जोड़ने की बजाय किसी भी दुनिया की और करेंसी के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे आप डॉलर को उठा के हांगकांग के डॉलर के साथ लगा दो, या डॉलर को उठा के आप साउथ अफ्रीकन रैंड के साथ लगा दो, या यूरो को उठा के किसी टर्किश लीरा के साथ लगा दो, या पाउंड को उठा के PKR के साथ लगा दो, या जापानीज येन को उठा के INR के साथ लगा दो। यानी किसी भी इन 8 करेंसीज को किसी भी दुनिया की और करेंसी के साथ जोड़ देंगे तो जो पेयर बनेगा उस पेयर का नाम होता है एक्सोटिक पेयर। तो मेजर, ये 7 करेंसीज का डॉलर के साथ पेयर मेजर होगा। इनको आपस में जोड़ देंगे इन 7 को, वो माइनर पेयर बन जाएगा। इन 8 की 8 के साथ कोई और दुनिया की कोई भी करेंसी लग जाएगी
तो उस पेयर का नाम होगा एक्सोटिक पेयर। ठीक है, बहुत आसान है। ये उनकी मैंने एग्जांपल आपके सामने रख दी है कि ये मेजर करेंसी पेयर है, यूरो, यूएसडी, पाउंड, यूएसडी, जेपीवाई, ये सारे, ये आपके पास माइनर पेयर आ गए सारे के सारे, और ये आपके पास एक्सोटिक पेयर्स आ गए। अब आपने हमेशा याद रखना है कि आपने ट्रेडिंग मेजर और माइनर पे करनी है, कभी भी किसी भी एक्सोटिक पेयर पर ट्रेडिंग नहीं करनी। इसकी रीजन क्या है? रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। इसकी रीजन इसकी रीजन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए पिप का। पिप क्या होता है? बेसिकली पिप मेजरमेंट होती है कि एक करेंसी की कीमत एक जगह से दूसरी जगह तक कितनी गई है। यानी यहां से यहां तक करेंसी आपने बताना हो कि कितनी ऊपर गई है, उसके लिए आप पिप्स का सहारा देते हैं। तो पिप स्टैंड फॉर परसेंटेज इन पॉइंट या प्राइस इन ट्रस्ट पॉइंट। परसेंटेज इन पॉइंट या प्राइस इन ट्रस्ट पॉइंट। और ये एक स्टैंडर्ड मूवमेंट होती है प्राइस की। अब ये कितनी होती है? बेसिकली ये पॉइंट के बाद फोर्थ प्लेस, यानी फोर्थ डेसिमल। लेट्स से यूरो यूएसडी की कीमत है 1 पॉइंट आपके पास 1200, ये यूरो यूएसडी की वैल्यू आ रही है। अब ये जो पॉइंट है ना, डेसिमल जिसको हम कहते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 1, 2, 3 एंड 4, फोर्थ डिजिट जो होता है, ये आपके पास बेसिकली पिप कहलाता है। डेसिमल के बाद फोर्थ डिजिट आपके पास पिप कहलाता है। इसका मतलब यह है कि अगर यूरो यूएसडी की कीमत 1.1200 से 1.1205 के ऊपर गई, तो जो फोर्थ डिजिट था उसमें कितने का इजाफा हुआ है? 5 का। तो प्राइस 5 पिप ऊपर चले गई है। अगर 1.1205 से प्राइस आ गई 1.1201 के ऊपर, 01 के ऊपर आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि चौथे हिस्से में या फोर्थ डिजिट में 4 की कमी आई, तो -4 पे प्राइस डाउन साइड के ऊपर आ गई, -4 पे आ गए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है पिप, फोर्थ डिजिट। अब जिस पेयर के साथ जापानीज येन आ गया, उस पेयर के अंदर जो पिप है वो कैलकुलेट किए जाते हैं दूसरे हिस्से के साथ, यानी सेकंड डिजिट के साथ। जैसे अगर जापानीज येन की कीमत है यूएसडी जेपीवाई की 110.50, ये इसकी वैल्यू है, तो जिस भी पेयर के साथ जेपीवाई आ जाएगा उसमें आपने पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट देखना है। यानी अगर 110.53 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 पिप ज्यादा हुई है प्राइस, +3 पिप्स। आप पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट को देख रहे हो। ठीक है, और अगर 53 से 110.51 हो गया, तो ये 2 पिप नीचे चलेगी। तो जिस पेयर में जेपीवाई आ जाएगा उसमें पॉइंट के बाद आप दूसरा डिजिट देखोगे, और जिसमें जेपीवाई नहीं है उसमें पॉइंट के बाद फोर्थ डिजिट देखोगे। और जो गोल्ड होता है, गोल्ड के अंदर आपका $1 की मूवमेंट जो है, $1 वो 10 पिप के बराबर होती है। $1 = 10 पिप्स। यानी अगर गोल्ड की कीमत 2670 से 2675 पे चली गई, तो कितने डॉलर हुए? $5 बढ़ गई कीमत। तो $1 में 10 पिप थे, तो $5 में कितने हो जाएंगे? 50 पिप। तो ये 50 पिप प्राइस ऊपर चले गई है, 50 पिप्स। ठीक है, और अगर 2670 से 2665 हो गई, $5 नीचे गिर गई, तो इसका मतलब है 50 पिप नीचे आ गई प्राइस, 50 पिप्स। तो गोल्ड के लिहाज से $1 बराबर है 10 पिप के। और बाकी सारे पेयर जो होंगे उसमें पॉइंट के बाद चौथा डिजिट होगा वो 1 पिप होगा, और जिसमें जेपीवाई आ गया उसमें पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट 1 पिप होगा। ठीक है, जैसे ये देखें, ये मैंने एग्जांपल बताई है कि पॉइंट के बाद 1, 2, 3 और 4, चौथा डिजिट 1 पिप होगा, और जेपीवाई का जो पेयर होगा उसमें पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट है वो 1 पिप होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ और फिर उस बात का आंसर करता हूँ कि एग्जॉटिक पेयर में ट्रेड क्यों नहीं करवानी। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप किसी भी जगह से कोई चीज बाय करने के लिए जाते हैं। ठीक है, मैं लेट से आप ज्वेलरी शॉप पे चले गए या मोबाइल शॉप पे चले गए या कि कहीं पे भी और आप चले गए हैं,
और वहां जाने के बाद आप लेट से कि आपने कोई चीज बाय की है $500 की, और आप उसको अगले दिन बेचने जा रहे हैं, उसी चीज को उसी दुकान पे बेचने जा रहे हैं, तो क्या आप उसी प्राइस की बेचेंगे वहां पे? विल यू सेल दैट एट द सेम प्राइस, या वो डिफरेंट होगी? शाम को बेचने अगर जाए वही चीज जो सुबह खरीदी थी उससे। करंट मार्केट प्राइस लेट से सेम है, 500 की चीज ली थी, 500 ही है कीमत उसकी। तो आपसे क्या, वो दुकानदार मोबाइल लेट से 500 रुपए का वो मोबाइल था, आपने उससे 500 का खरीदा, और आप शाम को बेचने उसको गए हैं, तो वो क्या आपसे 500 के वापस लेगा? सस्ता होगा ना, कम होगा, डिफरेंट होगा, ऐसे किस वजह से होता है? एनी रीजन फॉर दिस? हाँ जी, गुड। सेलर का प्रॉफिट यानी, अगर हम इस जगह पे आए MT4 के ऊपर, तो इसका मतलब ये है, अभी जो हमने बात की है, इससे हमें ये चीज पता चली कि यार, जो जब भी किसी चीज को आपने खरीदना होता है, व्हेन यू बाय समथिंग, तो आपको वो एक्सपेंसिव रेट पे खरीदनी पड़ती है, वो थोड़ी सी महंगी मिलती है। ठीक है। और जब आपने वही चीज बेचनी होती है, व्हेन यू वांट टू सेल दैट थिंग, वो आपको थोड़ा सा चीपर रेट पे बेचनी पड़ती है। ठीक है, चीप रेट के ऊपर आपको वो बेचनी पड़ती है। यही असूल इस मार्केट में भी है, कि जब किसी भी पेयर को आप खरीद रहे हैं ना, तो हमेशा आपको एक प्राइस जो मिलेगी, वो थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ी एक्सपेंसिव प्राइस होगी। यानी ये वो वाली प्राइस होती है जो अगला बंदा मांग रहा है, ये उसकी आस्क प्राइस होती है। और जब आपने कोई चीज बेचनी होती है, तो वो थोड़ी सी कम रेट आपको उसका मिलता है। ये उतनी कीमत होती है जो अगला बंदा लगा रहा होता है, अगला बंदा बिड कर रहा होता है। यानी मैं तुमसे इतने में खरीदनी है, बता दो अगर बेचनी है तो। ठीक है, ये होता है बिड। तो बिड प्राइस यानी जब आपने कोई चीज पेयर बेचना है, तो आपको थोड़ा सस्ता बेचना पड़ेगा, और ये इसकी प्राइस कहलाती है बिड प्राइस, सेल करने की कीमत। जब आपने खरीदनी होती है वो हमेशा थोड़ी महंगी होती है, और जो प्राइस होती है वो कहलाती है आस्क प्राइस। तो हमेशा दो तरह के प्राइसेस होती हैं, एक आस्क प्राइस है, एक बिड प्राइस है। ये आपको यहाँ पे चार्ट पे, आप मार्केट वॉच ओपन करेंगे MT4 में, तो हर पेयर के सामने दो कीमतें नजर आ रही हैं आपके पास। एक के ऊपर लिखा हुआ है बिड, और एक पे लिखा हुआ है आस्क। ठीक है। तो अब हमेशा आस्क प्राइस क्या होगी? आस्क प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, ज्यादा होगी। और बिड प्राइस हमेशा क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। ठीक है। तो ये आपके पास बिड प्राइस है, चल रही होती है, और ये टेबल आस्क प्राइस का चल रहा होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक एग्जांपल, कि अगर आप कोई पेयर ओपन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे, ये लेट से ये पेयर ओपन करते हैं हम, यूरो डी के है का ये पेयर है। ठीक है, इसको 1 मिनट में चलते हैं। इसकी मेरे ख्याल से पता नहीं ट्रेडिंग भी ओपन है या नहीं है, इसका ओपन करते हैं मेरे। अच्छा, इसको चलते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट आ गया। अच्छा, अब 1 मिनट का ये चार्ट इसका आ गया हमारे पास। अब देखिएगा जरा, कैंडल यहाँ पे चल रही है, इस जगह पे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बाय की ट्रेड लगाता हूँ। ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली जो रेड लाइन है ना, ये आपके पास बेसिकली है आस्क प्राइस,
और ये जो आपके पास कैंडल के साथ लाइन चल रही है, ये वाली होती है बिड प्राइस। यानी अगर आपने सेम लम्हे पे कोई चीज खरीदनी है तो वो उसकी कीमत ज्यादा है, ऊपर है रेड लाइन। अगर उसी लम्हे पे आपने कोई चीज बेचनी है तो उसकी कीमत कम है, बिड प्राइस है। दोनों में फर्क है। यानी अब आप कैंडल देखिएगा किधर है, और मैं बाय की ट्रेड लगाता हूँ इधर, ये देखिएगा। तो बाय की ट्रेड आप देखिए ऊपर लगी है जाके, कैंडल अभी नीचे है, कैंडल यहाँ पे चल रही है, लेकिन बाय की ट्रेड मेरी जाके लगी इधर। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसको बाय कर रहा हूं तो मुझे महंगा खरीदना पड़ेगा, आस्क प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर ये चीज मैंने बेचनी हो इस जगह पे, तो अब वो देखिए उधर ही लगेगी, वो कम कीमत पे लगी। सेल लेस प्राइस के ऊपर ये, क्योंकि वो प्राइस थी बिड प्राइस। अभी दोनों प्राइसेस में जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो गैप है, सेम लम्हे पे कोई चीज खरीदनी है तो महंगी मिल रही है, वही चीज आपने बेचनी है तो वो सस्ती बिक रही है। ये जो दोनों में फर्क आ रहा है, ये रेड लाइन और इसके दरमियान, ये जो फर्क है, इस फर्क का नाम बेसिकली कहलाता है स्प्रेड। स्प्रेड जितना कम होगा ना, उतना ही ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, उतना ज्यादा बेसिकली बेहतर है। क्योंकि हमें कोई चीज खरीदनी और बेचनी है तो इतना ज्यादा उसमें मार्जिन नहीं है, लॉस उसमें कम है। लेकिन स्प्रेड अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस वजह से सिर्फ वो पेयर आपने सिलेक्ट करने हैं जिसके स्प्रेड कम है। अब ये देखें, ये जो तीसरा कॉलम होता है ना, ये हमें स्प्रेड बता रहा होता है। अगर आपने पहली दफा MT4 इंस्टॉल किया तो ये शो नहीं हो रहा। आप राइट क्लिक करेंगे, ये स्प्रेड इस तरह से होगा, आपका तीसरा टेबल ही नजर आ रहा होगा। आपने क्लिक करके स्प्रेड पे चेक करेंगे तो ये आपके पास अब शो होना शुरू हो जाएगा कि ये स्प्रेड है। अब देखेंगे आप मुख्तलिफ पेयर्स हैं, लेकिन जिस जिस पेयर का आप स्प्रेड देखेंगे, जैसे ये है यूरो डीके के। अब ये कौन सा पेयर है मुझे बताएं, मेजर है, माइनर है, या एक्सोटिक है ये वाला पेयर? देख के मुझे जरा बताएंगे। हाँ जी, ये एक्सोटिक है। इस पेयर को देख लें, नॉर्वेजियन क्रोन, यूरो एन, ओके। यानी जितने भी आपके पास एक्सोटिक पेयर, उनके स्प्रेड बहुत ज्यादा है। लेकिन जो ये वाला इस पेयर को देखें, यो AUD USD, जीरो स्प्रेड है, जीरो स्प्रेड है। एक पिप का 20%, एक पिप का, मतलब एक पिप से भी बहुत कम स्प्रेड है, 0 पिप है। यानी जितने भी मेजर माइनर पेयर हैं उनके एक पिप से कम स्प्रेड है। लेकिन जो माइनर पिप, जो एग्जोटिक है, वो देखें 16 पिप है, इसका 13 पिप है, इसका 15 पिप है, इसका 91 पिप है, 29 पिप का स्प्रेड है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि एग्जोटिक पेयर्स को नहीं हाथ लगाना। अब जिसका 91 पिप का स्प्रेड ही चल रहा है, ट्रेड जैसे ही आप लगाएंगे तो 91 पिप वो पहले लॉस में चलेगी। तो इस वजह से एग्जोटिक पेयर्स को आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना, मेजर माइनर्स को करना है। ठीक हो गया? तो ये आपके पास मुख्तलिफ तरह के, आप ये समझ लें कि पेयर्स होते हैं, और ये स्प्रेड होता है, ये बिड और आस्क चीज होती है करेंसी पेयर के अंदर। ठीक है। बाकी आपको ये वाला जो है ये कहलाता है मार्केट वॉच। इसके अंदर आपके पास अगर कोई पेयर नहीं आ रहा तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके करेंगे ना शो ऑल, तो सारे पेयर्स शो होना शुरू हो जाएंगे, जितने भी पेयर्स होते हैं, मेजर माइनर या कुछ इस तरीके से। अगर आपको नहीं चाहिए हाइड करने तो आप हाइड आल कर देंगे, ये सारे खत्म हो जाएंगे। ये जिनके जिनके चार्ट्स ओपन है सिर्फ वो रह जाएंगे, बकाया सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी मजीद सेटिंग्स के अंदर फिर अगर हम MT4 की जाएं, तो ये है कि ये टाइम फ्रेम्स है, इनको आप बेशक उठा के इधर रख दें। ठीक है, इसको उठा के आप उधर ले जाएं, उधर आ जाएगा। उठा के इसको इधर ले जाएं, इधर कहीं आ जाएगा। यानी जिधर आपको चाहिए आप इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये आपके पास टाइम फ्रेम्स उधर आ जाएंगे। खींच के इधर ले जाएं, यानी कस्टमाइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये लाइन स्टडीज होती हैं ये, यानी जो आपके पास टूल्स वगैरह हैं, ये इसको खींच के इधर लेके आएंगे, इधर आ जाएगा। इसके अंदर बहुत, मतलब जिधर भी आप इसको लेके जाना चाहें उठा के इसको ले जाएं यहाँ पे। उठा के मिसाल ये क्लिक किया आपने, ये
इसको उठा के इधर कर लें, ये इधर आ जाएगा। ये नहीं, अपने हिसाब से आगे पीछे कर लें जिस तरह आपको बेहतर लगता है। और कोई टूल आपको नहीं पसंद तो इसको क्लिक करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, तो इस तरह की एक ये बार ओपन हो जाएगी। तो आप इसमें से जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, जैसे आप कहते हैं कि मुझे ट्रायंगल नहीं चाहिए, क्लिक करके रिमूव कर दें। आप कहते हैं कि यार मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, वो ऊपर आ जाएगा। जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप क्लिक करेंगे और वहां पे जाके ऐड कर देंगे, वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टूल्स होते हैं यहाँ पे। जो चीज़ें नहीं चाहिए आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये कैंडल स्टिक है, ये लाइन चार्ट होता है, इस तरीके से ये बार चार्ट होता है। और इसके अलावा आपके पास ये नेविगेटर होता है। यहाँ पे आपके पास अकाउंट्स आ जाता है आपके। यहाँ पे अगर आपने अकाउंट लॉगिन करना है, राइट क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के सारी की सारी, ये इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ से आ जाते हैं, एक्सपर्ट एडवाइजर आ जाते हैं, स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं। स्क्रिप्ट ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ खुद करवाना चाह रहे हैं, यानी आप कोई एक ऐसा एक्शन करवाना चाहते हैं मार्केट से, जैसे ही आप एक स्क्रिप्ट को रन करें वो काम खुद ब खुद कर दे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर समझ आएगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप जाएंगे ना टूल्स पे, टूल्स के ऊपर ये लिखा होता है मेटा कोड्स लैंग्वेज एडिटर। अब इसको क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये चीज ओपन हो जाएगी इस तरह की। जैसा आप मेटा कोड लैंग्वेज एडिटर को क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करना है। जब आप न्यू क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सामने आ जाएगा। इस पे आपने स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाएंगे। स्क्रिप्ट में का नाम हम कोई भी रख देते हैं, 2025, कुछ भी मैंने रख दिया, टेस्टिंग स्क्रिप्ट, ये मैंने लिख दिया। आप अपना नाम रख के इसको फिनिश करेंगे, ये इस तरीके से आपके पास उसकी टेम्पलेट आ जाएगी। अब आप क्या करें, सिंपली कोई भी वो लें, क्या उसको कहते हैं, एआई वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह के ऊपर आप जाएं। मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये चैट जीपीटी के ऊपर मिसाल के तौर पर हम गए, यहाँ पे जाके आप लिखें राइट MQL4 स्क्रिप्ट दैट विल क्लोज, जो भी आपने काम करवाना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लोज ऑल द ओपन ट्रेड्स व्हेन इट इज अटैच्ड ऑन द गिवन चार्ट। यानी मैंने इसको कहा कि एक स्क्रिप्ट लिख के दो, जो कि जैसे ही मैं चलाऊं और वो क्या करे, जितने भी ट्रेड्स मेरे उस चार्ट पे ओपन है वो सारी की सारी क्लोज कर दे। ये मैंने इसको कहा है, अभी ये कोड लिख देगा। रीजनरेट करते हैं। अच्छा, अब ये आ गया। बस आपने इसको कॉपी करना है, वहां से कॉपी करके आपने वो जो मेटा कोड्स लैंग्वेज एडिटर ओपन किया था, सारे को डिलीट करके ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके इसको ये कंपाइल करेंगे, ये रन करेगा। जैसे ही हो गया, अब आप अपने MT4 में वापस जाएंगे, ये साइड वाला ये नेविगेटर को ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट को जाके एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया 2025 टेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं बहुत सारी ट्रेड्स ओपन करता हूँ। ये मैंने बाय की 4-5 ओपन कर ली, ये सेल की ओपन कर ली है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे जाके ये टेस्टिंग वाले पे क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ पे जाके चार्ट पे छोड़ा और ये इसने सारी की सारी ट्रेड्स क्लोज कर दी इधर। ठीक है, आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं किसी भी तरह का, आप वहाँ पे जाके मेटाकोट लैंग्वेज एडिटर पर
वो काम चैट जीपीटी पे लिखें, उधर पेस्ट करें, इधर आपके पास साइड पे आ जाएगा स्क्रिप्ट में। वो आप जैसे रन करेंगे तो आपके पास वो स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली लैंग्वेज एडिटर होता है हमारे पास। इसके बाद बायसेल का तो आपको आइडिया होगा। लोड साइज वगैरह का हम आगे चल के सीखेंगे किस तरीके से होता है। और ये टाइम फ्रेम्स होते हैं यहाँ से, यानी जिस भी टाइम फ्रेम का आपने ओपन करना है आप कर सकते हैं। अगर आपने कलर्स वगैरह इसके चेंज करने हैं तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जब आप सबसे पहले चार्ट ओपन करेंगे, MT4 इंस्टॉल करेंगे, तो आपके पास ये चार्ट कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। बार चार्ट होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, पीछे ग्रिड लगा होगा कुछ इस तरीके से। इस तरह का आपको चार्ट नजर आएगा। तो आप अगर इसको वो करना है आपने, अपनी मर्जी के कलर करने हैं, तो आप प्रॉपर्टीज में जाएं। वहां पे जाके आपको जिस भी कलर का है आपको बेहतर लगते हैं, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने ब्लैक एंड वाइट किया है। आप कैनवस स्टिक पे जाएंगे, तीन स्कीम्स इसकी पहले से होती हैं। यानी एक ब्लैक ऑन वाइट है, ग्रीन ऑन ब्लैक है, और फिर येलो ऑन ब्लैक, ये पहले से उन्होंने सेव की होती हैं। आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मदद से, अपने हिसाब से, जैसे आप चाहते हैं कि मुझे जो है बुलिश कैंडल बार, आप यानी जो उनकी बॉडीज हैं वो ब्लैक ही हों जो साइड पे हैं, लेकिन दरमियान से जो बुलिश कैंडल है वो आपके पास ब्लू हो, और जो आपके पास बेरिश कैंडल है वो रेड हो। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप इसकी एक दफ़ा ब्लैक एंड वाइट करके बुल कैंडल को आप ब्लू कर दें मिसाल के तौर पर, और बेरिश कैंडल को आप रेड कर दें। ये आ गया। ग्रिड को ख़त्म कर दें, राइट क्लिक करेंगे, ये ग्रिड आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। अपने हिसाब से जितने कैंडल का साइज आपको बेहतर लगता है आप यहाँ पे करके इसको सेव कर लें टेम्पलेट। यानी कैंडल का साइज अपने हिसाब से, कलर्स अपने हिसाब से करने के बाद राइट क्लिक करें, टेम्पलेट में जाएं, सेव टेम्पलेट पे करेंगे। यहाँ पे जाके इसका नाम आपने डिफ़ॉल्ट लिख लेना है। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद इसको सेव करेंगे तो क्या होगा कि अब आपके पास कोई भी चार्ट आप ओपन करेंगे तो आपको सेम ही नज़र आएगा कलर स्कीम, उसी कलर स्कीम के लिहाज से आपके सामने वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। बाकी ये टाइम फ्रेम्स आपको मैंने बता दिया, टेम्पलेट्स का बता दिया है, ये लाइन स्टडीज़ का बता दिया है, और मार्केट वॉच का आपको बता दिया है। बाकी मजीद आपके जहन में अगर कुछ MT4 का कोई फंक्शन आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से अगर आप 2-3 महीने से ट्रेडिंग करें तो आपको MT4 तो चलाना आता होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको बात पूछनी है MT4 के मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है आपने, किसी ने MT4 का कोई फंक्शन कि ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे करें, तो आप पूछ सकते हैं। MT4 5 जो मर्जी कर लें, यूज डजेंट मैटर। कलीमुल्ला साहब, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आपको MT4 का पता है? MT4 MT5 क्या होता है? MT4 MT5 का नहीं पता? अच्छा जी। ठीक है, नहीं टेंशन नहीं लेना, इजी हो जाए। अब अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको भी नहीं पता MT4 MT5 क्या है? अच्छा। अच्छा, जिनको बिल्कुल भी नहीं, मनीष कुमार साहब, ऑटो ट्रेडिंग ये है कि जैसे वो अभी हमने वो नहीं बनाया था स्क्रिप्ट। अब देखें, हमें यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये एक पेयर ओपन किया ये मैंने, और इसके ऊपर मैंने ट्रेड लगाई हुई है, देखिए सेल की लगा दी, ये बाय की लगा दी। ठीक है, बाय सेल की ट्रेड लगा दी। अब मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। अब जरा देखिएगा, अब मैं यहाँ पे वो लगाता हूँ, ये मैं रन करता हूँ तो नहीं चलेगा, ये देखिए ये कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं ऑटो ट्रेडिंग को ऑन करता हूँ, अब इसको लगाता हूँ, अब चल पड़ा। ठीक है, तो ऑटो ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कुछ भी आप बनाएंगे ये उसी वक्त चलेगा जब यहाँ से आपने ऑटो ट्रेडिंग को ऑन किया। जब ये ऑफ है तो ये फिर नहीं चलेगा। अच्छा, जिनको MT4 MT5 का नहीं पता ना, मैं आपको बताता हूँ। आपने, अब देखिएगा, मैं आपको, अच्छा जी एक सेकंड मुझे दे।
ये आपको नजर आ रहा है? अब देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है, अब किसी भी ब्रोकर में जाके एक डेमो अकाउंट बनाना है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ आईसी मार्केट्स। आईसी मार्केट के ऊपर गए हैं, ये एक ब्रोकर है जो आपको डेमो अकाउंट बना देगा। अब वो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप जाएंगे और जाके ट्राई अ फ्री डेमो, आप एक डेमो अकाउंट ओपन करेंगे। डेमो अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, ये भी यहाँ पे आपको करेगा कि आपकी कंट्री क्या है, आपका नेम क्या है। मैं मिसाल के तौर पर मैं कोई भी लिख देता हूँ कि लेट्स से मेरा नाम है जाहिद, और जाहिद अहमद, मैंने कोई भी एक रैंडम नाम लिखा है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और अब मैं कोई ईमेल लगाता हूँ, आप अपनी ईमेल यहाँ पे देंगे, मैं एक टेम्परेरी मेल को यहाँ पे डाल रहा हूँ। टेम्परेरी मेल मैंने कोई ये डाल दी, ये यहाँ से मैं ओपन करता हूँ कोई टेम्परेरी सी ईमेल, और ये लोड हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने कॉपी कर ली ईमेल, और मैंने यहाँ अपनी ईमेल डाल दी। और यहाँ पे आप अपना कोई सा नंबर ऐड कर दें, मैं कोई एक रैंडम नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। हाँ, लेकिन आपने रियल डालना है नंबर यहाँ पे, ठीक है। रियल नंबर आपने अपने हिसाब से डालना है, जो भी आपका होगा। ये उनको मैं बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है ट्रेडिंग का। अब आपके पास यहाँ पे एक ईमेल आ जाएगी आईसी मार्केट की तरफ से, ये आ गया। अब इस ईमेल को आप ओपन करें। ओपन करेंगे, वो कह रहा है आपका यूज़र नेम ये है, और ये आप अपना लॉगिन ये कर सकते हैं क्लाइंट एरिया पे। मैंने इसको क्लिक किया, मैंने कहा चलें जी। अब वो कह रहे हैं पासवर्ड कोई डालो, मैं पासवर्ड यहाँ पे कोई डाल देता हूँ। लेट से ये मैं अपनी तरफ से एक रैंडम पासवर्ड डाल दिया, ये हो गया। यहाँ पे भी मैंने डाल दिया रैंडम वही पासवर्ड। ठीक है जी, ये आ गया जी, चेक कर लिया, सेम है। ये मैंने एक, अब लॉगिन वो कहेगा करो। लॉगिन करेंगे तो मैं सबसे पहले एक अपनी जो ईमेल है वो डालूंगा यहाँ पे, और अब जो पासवर्ड है वो डाल दिया। डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे, ठीक होगा। लॉगिन जब आ गया, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आप अकाउंट्स पे जाएंगे। अकाउंट्स पे जाके आप अपने एक डेमो अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है जी, डेमो अकाउंट MT4 MT5 ये बेसिकली ना प्लेटफॉर्म्स है। अब प्लेटफॉर्म्स का क्या मतलब मैं अभी बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ कि मैंने जी लेट्स से MT5 का अकाउंट बनाना है, मुझे रास स्प्रेड चाहिए, इनिशियल डिपॉजिट मेरा होना चाहिए लेट्स से $5,000 का। डेमो अकाउंट है ये, एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट, यानी जिसपे मैं प्रैक्टिस करूँ। अभी देखें, MT4 MT5 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं MT5 MT4 जो मर्जी कर ले, MT4 कर लेते हैं क्योंकि उसकी मैं फंक्शनैलिटीज आपको भी बता के हटा था। तो 4 बता कर दिया मैंने सेलेक्ट। इसको प्रोसीड करेंगे, ये देखें। जब मैंने प्रोसीड किया, तो अब जो मेरी ईमेल है वहाँ पे मैं वापस जाऊँगा, और वहाँ पे जाके देखूंगा कि क्या इन्होंने मुझे डिटेल मेरे डेमो अकाउंट की सेंड की है या नहीं। बहुत आसान है। मे भी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा हो कि यार, हाँ ये देखें ना, ये डेमो अकाउंट रजिस्ट्रेशन, ये आ गई डिटेल्स। अब देखिए, ये देखें, ये आ गया आपके पास लॉगिन, पासवर्ड और आपका सर्वर। ठीक है, हारून शाकिर साहब आप देख रहे हैं, और कौन से जिनको नहीं आइडिया था, कलीमुल्ला साहब बताएं मुझे, समझ आ रही है? कलीमुल्ला साहब, हाँ जी, देखें। अब यहां तक जब आप आ गए ना, अब देखिए, अब आपने वापस उस वेबसाइट पे ही जाना है। यहाँ पे जाके इधर देखें, डाउनलोड्स पे जाएं। डाउनलोड्स पे जाएंगे, ये आपको बता पूछेगा कि आपने कौन सा डाउनलोड करना है प्लेटफॉर्म। जो आपने उधर सेलेक्ट किया था, MT4 किया था, ये आ गया MT4, ये MT4 आ गया। इसको डाउनलोड कर ले यहाँ से। जब आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड कर, ये मैंने मिसाल के तौर पर मैं क्लिक किया डाउनलोड पे, तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे मिसाल के तौर पे ये इसको सेव कर सकता हूँ। ये यहाँ पे ये आपके पास डाउनलोड होने लग जाएगा। डाउनलोड जब कर लिया, करने के बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल। उसको इंस्टॉल करना तो आता होगा आपको, बस डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने ऐसा। आपने क्या करना है, यहां पे जाना है नेविगेटर,
या ना हो तो अपने लैपटॉप पे दबाएं कंट्रोल N, ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने अकाउंट्स में जाना है, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद वो जो आपको ईमेल आई थी, किधर गया वो ईमेल, यहाँ पे थी ईमेल, यहाँ पे ये था लॉगिन, ये लॉगिन कॉपी करना है, उधर जाके यहाँ पे वो लॉगिन पेस्ट कर देना है। ठीक है, वो जो पासवर्ड था आपके पास आया, वो पासवर्ड पे आपने जाना है, ये वाला, ये क्या है, इस कॉपी, इसको बेशक कॉपी करके इसको भी वहां पे पेस्ट कर दें। ये आ गया, इसको भी पेस्ट कर दिया हमने इधर जाके, ये मैंने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये सर्वर है, सर्वर वहां पे कौन जो लिखा था वो आपने पढ़ना है, क्या है, आईसी मार्केट एससी डेमो 6, इधर जाके आपने वो ढूंढना है, आईसी मार्केट डेमो SC6, ये आ गया आईसी मार्केट SC डेमो 6। लॉग इन करेंगे, अब ये कुछ सेकंड्स लेगा लॉग इन करने के लिए। चलो भाई हो जाओ लॉग इन। हाँ ये लॉग इन हो गया, जब ये नंबर नीचे ये रनिंग करने लग पड़े, ये आपका अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब अकाउंट आने के बाद आप इसको बाय सेल यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैं सिखाऊंगा आगे चल के, कब बाय करना है कब सेल करना है, ये डेमो है। जब डेमो शेमो पे आप कर लें, कम से कम 100 हर चीज सीखने के बाद डेमो आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर जाकर रियल अकाउंट आपने बनाना है और फिर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अभी समझ आ गया। अब ये डेमो अकाउंट बन गया प्रैक्टिस के लिए, ये बनाया है डेमो अकाउंट, उस पे जो जो चीजें जैसे जैसे मैं सिखाऊं उसको जाके प्रैक्टिस करें वैसे ही। जी कर सकते हैं फंडेड अकाउंट में भी कराम साहब। ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि आप सबको समझ आ गई है, एनी क्वेश्चन एनी कंफ्यूजन, जो आज चीजें हमने बात की है वो हो तो आप पूछ सकते हैं। जी मैं अभी आपको अनम्यूट कर देता हूँ, एक सेकंड दें मुझे। जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप पूछ सकते हैं जो अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन। सर। अस्सलाम जी वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर कैसे हैं अस्सलाम सर? जी। जी सर ये हम पर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है सर। ये हम पर आपने क्वेश्चन वगैरह दिए थे सर, वो मैंने कॉपी पे राइट कर दिए सर। मैं बता रहा हूँ जी जी। आपको। जी जी पूछें। पहला पहला क्वेश्चन तो ये है सर, आपने कहा था कि USD JPY है ना, बेस जी जी। और कोट करेंगे। हम लोग जी जी। आज प्राइस पे खरीदते हैं और बिट प्राइस पर सेल करते हैं सर। जी उससे पहले बिल्कुल। उससे पहले आपने कहा था कि जब हम लोग USD से कोई चीज कोई करेंसी परचेज करते हैं, एक्सचेंज रेट होता है ना सर उसका। जी जी। तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट से हम लोग USD से जब कोई करेंसी परचेज करते हैं, तो यहाँ पर आस्क प्राइस का क्या सिस्टम आ गया सर? मैं आपको बताता हूँ, जो USD JPY है ना, इधर देखें आप, ये आ गया USD JPY। आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो जो इसका बिड प्राइस है और जो इसकी आस्क प्राइस है ना, ये तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, इसके जहाँ इनके स्प्रेड क्योंकि बहुत कम होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। यानी जब अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये USD JPY ओपन किया हमने, और इसको मैं बाय और सेल दोनों करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये मैंने बाय कर लिया, एक सेकेंड, ये मैंने इसको बाय किया और ये मैंने इसको सेल किया। ठीक है, बाय सेल आप देखेंगे उसी जगह पे हो रहा है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। सिमिलरली इसको मैं EURUSD जैसे है, इसको मैं बाय करता हूँ सेल करता हूँ, ये देखें दोनों एक जगह पे हो रहे हैं, उसी जगह पे हो रहे हैं, क्योंकि इसकी बिड प्राइस और आस्क प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, फर्क नहीं है, क्योंकि ठीक है हम सर। उस हाँ, अब आपका क्वेश्चन ये था कि जब हम USD JPY का एक जो पेयर है, इसमें ये पहली बेस करेंसी है, दूसरी कोट करेंसी है, राइट।
इसकी एक ठीक कीमत है। चल रही है जो कि आजकल क्या चल रही है, अभी इस वक्त 157.50 है ना। तो अब जी सर जी। इसकी कीमत ये चल रही है, इसका मतलब है कि अगर आपने $1 खरीदना है तो आपको कितने जेपीवाई देने पड़ेंगे, 157.50 जेपीवाई देने पड़ेंगे। ठीक है। अब जी आपके सर। अकाउंट में अगर 157 जेपीवाई नहीं पड़े तो आप क्या करेंगे फिर, है ना। तो बेसिकली ये जो हमारे ब्रोकर्स है ना, ये जो मैंने आपको MT4 इंस्टॉल करके दिखाया कैसे करना है, जी जी ये जी सर। बेसिकली ये आपको देते हैं लेवरेज। लेवरेज क्या होता है, लेवरेज में आपके पास अगर मिसाल के तौर पर अकाउंट में आपके पास सिर्फ एक जैपनीज येन है पड़ा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। तो अगर आपके पास लेवरेज 1,000 की है ना, तो उससे क्या होगा कि आप 1,000 जेपीवाई तक खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा सर। ठीक है। ये बेसिकली लेवरेज का ये कॉन्सेप्ट होता है, यानी ब्रोकर आपको अपनी तरफ से एक लेवरेज देता है, एक उधार देता है मिसाल के तौर पे। और सर आपने टॉपिक में कई बार वर्ड्स रिपीट किया, वोलेटिलिटी, ये क्या होता है जी सर? जी। वोलेटिलिटी ये तेजी, ये देखें ना ऊपर नीचे जा रही है ना मार्केट हर एक एक मिनट में, ये देखें ऊपर नीचे, जी सर। ये जितनी ज्यादा चल रही है उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, यानी तेजी है मंडी में उतनी ज्यादा। अच्छा सर। सर और माइनर में आपने जो पिक्चर दिखाई थी जिसमें जी जी एनजेडी और सीएचएफ लिखा हुआ था ना सर, जी जी। उसमें सिर्फ एक ही पेयर होता है या फिर एनजेडी सीएचएफ आपने सिर्फ पिक्चर में एक लिखा था सर? नहीं उसमें सारी है ना, आप देखें जो आपको मैंने बताया था, यूरो, AUD, GBP, CHF, जी सर जी JPY। सर। ठीक है। ये जी सर। कितने हो गए, तीन, पांच हो गए। और जी सर। कैनेडियन डॉलर आ गया, इस ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गया। ठीक है। अब इन सारे पेयर्स को साथ आप NZD को डाल दें, जैसे NZD CHF, GBP NZD, AUD NZD, यूरो NZD, NZD JPY, जी सर। NZD CAD, ये सारे ही फिर माइनर होंगे, यानी एक NZD को आप सारों के साथ मिला दें, यस सर। सारे थैंक यू सर। माइनर हो जाए। ठीक है जी। थैंक यू नो थैंक यू। वरीज, थैंक यू वेरी मच। किसी और का कोई क्वेश्चन हो, है मुझे आप पूछ सकते हैं, किसी और का कोई भी क्वेश्चन हो अगर। सर। जी जी। सर मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, सुबह के टाइम में कॉलेज में जाता हूँ, तो ये सुबह के टाइम में मुझे इसी तरह ट्रेड मिल सकती है कॉलेज के बाद जब आ जाता हूँ सर? कॉलेज पे आप कितने बजे आते हैं। कॉलेज में 2 बजे के करीब आ जाता हूँ सर। 2 बजे आ जाते हैं ना, तो हाँ 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ट्रेड्स ही ट्रेड्स हैं, ये ये तो एवरीडे तेजी का टाइम। मिलती है सर? मंडे से फ्राइडे। दिन में एवरीडे मिलती है सर? हाँ नहीं, जरूरी नहीं है कि हर दिन मिलेगी ही मिलेगी। वो अभी अभी आप ना, अभी आप, मैं आपको बताता हूँ, अभी आप 2 हफ्ते सीखें बस, सवाल जितने हो पूछें, अभी अपने ट्रेड्स की तरफ नहीं जाना। ठीक है ठीक है। सर। हाँ आप ठीक दो है सर। हफ्ते क्लास में आए, सीखें, जितने सवाल हैं पूछें। ठीक है, ठीक है जब सर। तक खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद हम बात करेंगे कि कब मिलेगी ट्रेड और कब नहीं मिलेगी, तो ठीक अभी है सर। बहुत दूर है। ठीक है। थैंक यू अलॉट ऑफ सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आज का टास्क ये नहीं, हाँ जी ये बनाए ना, आप अकाउंट बनाएं, डेमो अकाउंट बनाएं, MT4 MT5 इंस्टॉल करें, सेटिंग सेटिंग कलर शलर इसके चेंज करें अपनी मर्जी से, इसके पंगे लें जितने ले सकते हैं, हर एक एक डेमो अकाउंट है ना, तो सारे चेक करें हर सेटिंग में जाके हर एक चीज को, सारे पंगे शंगे लें ताकि आपको आइडिया हो प्लेटफॉर्म चलाने का, जो बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। बाकी फिर अभी अगली क्लास भी हमारे पास जब रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्वेश्चन आंसर कट नहीं करेंगे, नहीं नहीं उसमें नहीं कट होंगे, होंगे उसी के अंदर। ठीक है। तो ये थी जी आज की क्लास, अब आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अभी भी टाइम है। अब देखें जैसे 1 आवर की क्लास थी, लेकिन वो 2 घंटे हमें लग गए, तो ये ऑल डिपेंड्स के टॉपिक किस तरह से चल रहा है ये वो सारा, तो बाज़ वक़्त ऐसे ही हुआ करेगा, तो आपने जब क्लास लेना है तो टाइम अपना ज़रा बचा के, कि ज़्यादा लंबी हो सकती है क्लास। ठीक है जी। अच्छा,
किसी का और क्वेश्चन है? एनीवन? ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं है किसी का क्वेश्चन, इसका मतलब है सबको समझ आ गई है। तो ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो ये थी जी आज की क्लास। होपफुली आपने कोई नई चीज़ सीखी होगी। होपफुली आपको चीज़ों का आइडिया होना हुआ शुरू होगा। ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें पढ़ी हैं, आप समझे आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये सिर्फ उन लोगों की आज की क्लास थी जो नए हैं इस मार्केट में, बिल्कुल बेसिक हैं। अगली एक क्लास वो भी बेसिक होगी, लेकिन वो बेसिक भी ऐसे होंगे कि आप बहुत कुछ सीखेंगे उन बेसिक्स में से भी। उसके बाद फिर हम आगे चल के रिकॉर्डिंग आ जाएगी, थोड़ी देर तक, आधे एक घंटे तक आ जाएगी। मुस्तफ़ा साहब, जो स्लाइड्स हैं वो आपकी उसमें है ना, रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी? पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी? ठीक है जी। जी नेक्स्ट क्लास हम अब क्लासेस का देख ले। वीकली 3 क्लासेस हुआ करेंगी। मंडे, उसके बाद ट्यूसडे नहीं है, वेडनेसडे को क्लास है, थर्सडे को नहीं है, फिर फ्राइडे को क्लास है। यही स्केड्यूल है, यही टाइम है। मैसेज ग्रुप में आए ना आए, यही फिक्स टाइम है। ठीक है। जिस दिन अगर आगे पीछे टाइम या डेट करनी पड़े किसी दिन, या किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ी, जो कुछ भी एक्स्ट्रा हुआ, वो आपका उसका ग्रुप में मैसेज आएगा कि आज क्लास मिसाल के तौर पे इतने बजे होगी, या आज क्लास इतने नहीं है, कल को है क्लास। कुछ भी अगर इस स्केड्यूल के अगेंस्ट हुआ तो वो आपको ग्रुप में मैसेज आएगा। नहीं आएगा तो आपने यही समझना है कि मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे 8 बजे पाकिस्तानी टाइम और 8:30 इंडियन टाइम क्लास है। ठीक है, चलें जी। सो ऑल राइट एवरीबॉडी, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज क्लास, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।